जी हां, अयोध्या से लेकर द्वारकाधीश तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वंदन, विकास और विरासत का साझा एजेंडा लेकर एनडीए आगे बढ़ता हुआ, बीजेपी आगे बढ़ती हुई और दूसरी तरफ मजबूत होता विपक्षी गठबंधन जिसका नाम दिया गया है इंडिया। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के द्वारका में हैं। वो तमाम खबरें भी आपके सामने होंगी। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। गुजरात से प्रधानमंत्री आज देश को करीब 52,000 करोड़ की सौगात देंगे। मतलब द्वारका से पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को टारगेट 400 प्लस का मंत्र देंगे। उधर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी मिशन 2024 की तैयारी में रफ्तार के साथ अब जुट गया है। इंडिया गठबंधन अब अपने साथियों और सीटों को लेकर काफी गंभीर हो गया है और इसका परिणाम भी अब नजर आने लगा है। चलिए आपको बताते हैं कि अभी हो क्या रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्वारका के बेट द्वारका में पूजा अर्चना की। साथ ही गुजरात को सबसे लंबे केबल ब्रिज की सौगात भी मिली। उधर यूपी में आज राहुल गांधी फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। और इस वक्त हम आपको सीधे गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इस वक्त द्वारकाधीश का वंदन करते हुए पीएम मोदी को हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का ये 2 दिनों का दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि विकास की परियोजनाओं से जुड़ी कई बड़ी सौगातें गुजरात को मिली हैं। बड़े ऐलान इस दौरे के दौरान किए जाएंगे और इसे सियासत के लिहाज से, सत्ता के लिहाज से भी गेम चेंजर दौरा माना जा रहा है। गुजरात की 26 सीटों पर असर डालने वाला बड़ा दौरा माना जा रहा है। द्वारकाधीश मंदिर में वंदना करते हुए द्वारकाधीश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 2 दिन का गुजरात दौरा प्रधानमंत्री मोदी का। और आज जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई बेहद खास रही, क्योंकि आज ओखा को बेट द्वारका से जोड़ने वाला, यानी कि द्वारका को बेट द्वारका से जोड़ने वाला जो पुल है, और अपने आप में अभी तक का यह सबसे लंबा पुल है, देश का जो सिग्नेचर ब्रिज है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। और इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी बेट द्वारका की भी, जहां पर पूजा अर्चना की। और इस वक्त आप द्वारकाधीश मंदिर से ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारकाधीश की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी संख्या में मंदिर में भक्त भी मौजूद हैं। उनके साथ भी प्रधानमंत्री ने जो मुलाकात की है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री कैसे द्वारकाधीश की वंदना कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। बेहद ही खास तस्वीर। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आज एक साथ देश को 6 एम्स का तोहफा भी देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें एम्स राजकोट भी शामिल होगा। और राजकोट से ही इसका जो तोहफा है पूरे देश को देंगे एक साथ एम्स का, 6 एम्स का जो तोहफा है। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं वो द्वारकाधीश मंदिर की है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो द्वारका और बेट द्वारका के बीच सिर्फ जो सफर है वो नाव के जरिए, यानी बोट के जरिए ही तय हो पाता था। लेकिन आज के इस उद्घाटन के बाद जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो बेट द्वारका तक, जो पर्यटक हैं, वो बहुत आसानी से ब्रिज के जरिए जा पाएंगे। और अब आपके सामने ये तस्वीरें हैं बेट द्वारका के बाद द्वारकाधीश मंदिर की, जहां पर उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर में जो संत है, मुख्य पुजारी हैं, उनसे भी मुलाकात की है, बात की है और उनका सम्मान किया है। और साथ साथ द्वारकाधीश, भगवान द्वारकाधीश की पूजा अर्चना करने की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। बिल्कुल, और ये 4 तस्वीरें बड़ी अहम हैं। द्वारकाधीश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की वो हमने आपको दिखाया। और दूसरी तरफ सियासी लिहाज से आज यूपी में जबरदस्त हलचल नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। और आज आगरा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव, यानी यूपी के वो 2 लड़के जिनका जिक्र अक्सर होता है, सियासत के लिहाज से एक बार फिर साथ साथ होंगे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अखिलेश यादव भी ज्वाइन करेंगे।
और आइए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी क्या है और कैसे विपक्ष मोदी को चुनौती दे रहा है। ये जरा समझिए, कांटे की टक्कर देने की कोशिश की जा रही है। मोदी वर्सेस विपक्ष। चुनावी ऐलान में 1 महीने से कम का समय बाकी है। लिस्ट जारी करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग तय हो रही है। अब इंडिया गठबंधन का आप कह सकते हैं कि एक मूल स्वरूप हमारे सामने आने लगा है और कांग्रेस का कई राज्यों में गठबंधन भी दिखने लगा है। करुणा, बिल्कुल समीर, और कल ही हमने देखा किस तरह से ऐलान भी किया गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अलग अलग राज्यों में जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। तो कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। यह भी हमने देखा कि कैसे बड़े झटके भी इस दौरान कांग्रेस को झेलने पड़े। इधर विकास के मुद्दों पर मैदान में बीजेपी उतरी हुई है लगातार। इसका जो जिक्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में हम देख पा रहे हैं। इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस का एजेंडा बीजेपी को हराओ। इस बार इंडिया अलायंस के जो तमाम दल हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी जो नेता हैं उनकी जो लगातार मुलाकात है वो हो रही है और इस मुलाकात का जो असर, जैसा भी आपने बताया समीर, वो देखने को मिल रहा है। जो पहले एक मनमुटाव था सीट शेयरिंग को लेकर वो हल होता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, और आइए आपके सामने सारे समीकरण रख देते हैं। अब आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया की तैयारी क्या है। एक तरफ बीजेपी का प्लान 50+ है, जिसमें पिछले चुनाव के मुकाबले 10% वोट बढ़ाने की तैयारी है, यानी 50% वोट हासिल हो पार्टी को, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। एनडीए के लिए जो इस बार टारगेट रखा गया है वो 400 पार का रखा गया है। वहीं विपक्ष इंडिया गठबंधन के बैनर तले एकजुट होकर विपक्षी वोटों का बंटवारा रोकने की कोशिश में है, यानी एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ, बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट हो। ज्यादातर जगहों पर कोशिश यह नजर आ रही है। करुणा, बिल्कुल, और देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का 4 जाति यानी कि गरीब, युवा, किसान, महिला पर पूरा फोकस यहां पर नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्ष की जो नजर है वो जाति जनगणना के बहाने ओबीसी वोटों पर है और साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के सहारे वोट मिलने की जो उम्मीद है वो विपक्ष कर रहा है। और आप एक और चीज देखिए, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है जिसमें सदियों पुराने एजेंडे, राम मंदिर और कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे मुद्दे, और यही वजह है कि लगातार इसका जो जिक्र है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया और बीजेपी को 370+ की जो बात है वो प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगा रहा है। जी हां, और एक तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा है जिसके सहारे पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी के दम पर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आज अजय उपाध्याय जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। बहुत हद तक इंडिया गठबंधन जिसमें जबरदस्त बिखराव, सिर फुटौल शुरुआती दौर में नजर आ रही थी, अब लग रहा है एक जो स्वरूप है, कम से कम हम कह सकते हैं, इंडिया गठबंधन का सामने आ रहा है। बहुत जगहों पर बात बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि 200 से ज्यादा सीटों पर आप लोगों की जो कोशिश है कि भाई बीजेपी का जो उम्मीदवार है, एनडीए का जो उम्मीदवार है, उसके खिलाफ कोई एक उम्मीदवार टक्कर दे। क्या लग रहा है, उसमें आप सफल होते दिख रहे हैं क्या? समीर भाई, पूर्णतः सफल होते दिख रहे हैं। जहां तक बात सिर फुटौल की कहा आपने, कहीं कोई सिर फुटौल नहीं है। कुछ लोग थे दगाबाज जो चले गए, भाजपा के इशारे पर हमारे साथ थे, वो उनके साथ चले गए हैं धोखा देकर। लेकिन जो लोग ईमानदारी से इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, मजदूर, किसान, नौजवानों के हितों की रक्षा के लिए, या इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई से देश को निजात दिलाने के लिए साथ होना चाहते थे, मोदी जी के कुरीतियों और जो जन विरोधी नीतियां उनकी हैं, जिस तरह से किसानों पर उन्होंने हमला करवाया, जिस तरह युवा जो है परेशान है, जिस तरह महिलाओं पर लगातार अत्याचार है, इन मुद्दों के साथ जो भाजपा से लड़ना चाहता है वो
इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन के सभी साथी एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं निरंतरता के साथ मुद्दों पर, जन मुद्दों पर बात करते हुए जनता की लड़ाई को सड़कों पर और संसद में दोनों तरफ लड़ा है। कहीं ना कहीं आज ये एक माहौल बना है पूरे देश में। मोदी जी ने जिस तरह से अपने मित्रों की रक्षा के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए, जिस तरह किसानों पर लाठी डंडा और गोलियों तक की बौछार कर दी, ये पूरा देश देख रहा है। जहां तक बात है गठबंधन के भविष्य को लेकर के, आए दिन देश की मीडिया जो है ना कहानी बनाती रही। नहीं, कहानी बनाने की बात नहीं ना अजय उपाध्याय जी, कहानी बनाने की क्या बात? मीडिया के मुंह पर पश्चिम बंगाल में देखिए पेच अभी तक फंसा हुआ है, वहां पर टीएमसी और कांग्रेस के बीच जो अंदरूनी लड़ाई है वो तो जग जाहिर है। कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है, वो भी जग जाहिर नहीं है, वो भी आपके द्वारा या आपके मीडिया के द्वारा होती है, आपका मतलब आपसे नहीं। और पूरा देश देख रहा है कि एनडीए में आज तक कौन सी मीटिंग, कौन से गठबंधन पर चर्चा। नहीं देखिए अजय उपाध्याय जी, देखिए क्योंकि आपने जो पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, ये मीडिया की तरफ से नहीं, पहले जो खबर आई थी कि 36 और 6 पर बात बनती नजर आ रही है, और इसके बाद क्या हुआ, खुद ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि नहीं हम पूरी 42 सीटों पर लड़ेंगे। तो ये बात तो वो है ना जो खुद आपके नेता और अलायंस के नेता बोल रहे हैं। अरे भाई, चर्चा होना, बातचीत होना, कम से कम एक संवाद होना, विचार विमर्श होना, ये तो ये लोकतंत्र की अच्छाई है। कहाँ है एनडीए में कौन सी 38 दलों की, अब तो 2-3 और दल बढ़ गए हैं, कहाँ चर्चा हो रही है? कहीं हो रही है ना आप लोगों के द्वारा चर्चा? ठीक है, आप कह रहे हैं यानी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, और जहां अभी थोड़ी सिरपुटोगल नजर भी आ रही है उसे भी सुलझा लिया जाएगा। अनिला जी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी? इंडिया गठबंधन अब बहुत हद तक एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, सीट शेयरिंग फॉर्मूलाज भी अलग अलग राज्यों को लेकर सामने आ चुके हैं। क्या होगी आपकी रणनीति, कैसे करेंगे मुकाबला? क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट्स के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट उतारने की कुल मिलाकर तैयारी है। मेरी सबको राम राम। और देखिए, यही कहा जाता है ना कि आप झुंड में आ रहे हैं और शेर सामने हैं। अभी मैं सुन रही थी, उपाध्याय साहब को सुन रही थी, और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को हराना है, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये सारा का सारा ठग बंधन बना है, एक एक करके ठग आएगा सामने और धाराशाही होता चला जाएगा। एनडीए के सामने जो ठग आएगा ठग बंधन से वो धाराशाही होगा। ये लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं? जिन्होंने इस राष्ट्र में इमरजेंसी लगाई हो वो लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं? कश्मीर में जेनोसाइड हो रहा था और आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हुए थे, ये लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं? हाँ, आप देख लीजिए, रांची, मेरठ, मुंबई, हैदराबाद, भिवांडी से लेकर मुजफ्फरनगर तक के अगर दंगे की मैं बात करती हूँ, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे कराने वाला अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो कांग्रेस पार्टी, और ये लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। नहीं, आपने कहा लेकिन कि उधर से इंडिया गठबंधन वाले झुंड में आ रहे हैं, तो मतलब एनडीए भी तो 38 दलों का गठबंधन ही है ना? नहीं साहब, समझिए, हमने एक बार भी नहीं कहा कि हमको राहुल गांधी को हराना है इसलिए हमें साथ में आना है। इनकी पुकार क्या है कि हमें नरेंद्र मोदी को हराना है इसलिए साथ में आना। परेशानी क्या है कि राष्ट्र के लिए बात करते हैं और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता, ये परेशानी है। आस्था का सम्मान हो रहा है, ये परेशानी है। आज नारी सशक्त हो रही है, ये परेशानी है। नहीं, लेकिन क्या अनिला जी, क्या इससे आपकी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही? क्योंकि पहले एक बिखराव जो देखने को मिल रहा था इंडिया अलायंस में, अब वो एक एक करके बात बनती नजर आ रही है, सीट शेयरिंग हो रही है, तो ये आपकी चिंता बढ़ा रही है क्या टारगेट को लेकर? अरे, कौरवों की सेना सामने खड़ी हो तो आपको लगता है चिंता होगी? हमारे पास जो शक्ति है, जिसके पास भगवान श्री कृष्ण की, महादेव की, भगवान श्री राम की, वो हमारे साथ हैं, तो आपको लगता है इन लोगों से हमें चिंता होगी क्या? जी, इनको तो दुखी इस बात का हो रहा है कि आस्था का सम्मान कैसे होने लगा। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री मंदिर में क्यों जाने लगे? ठीक है, यानी जो इंडिया अलायंस के नेता, जो दल एक साथ अब आ रहे हैं और आपस में अब जो सुरताल है सब अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं, इससे आपको कोई चिंता, कोई फर्क नहीं हो रहा है। लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, क्या वाकई में अब जो इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग हो रही है, बात बनती हुई नजर आ रही है? यूपी में हमने देखा, कल हमने देखा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में 4 राज्यों को लेकर जो ऐलान है वो भी किया गया, तो क्या वाकई में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या यह वाकई में चिंता की बात नहीं है बीजेपी के लिए?
हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, ये कहना कि कोई पार्टियां साथ में आएंगी, गठजोड़ होगा और उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ठीक बात नहीं होगी। और जब पार्टियां बहुत कमजोर हो जाती हैं तो वो किसी मजबूत पार्टी से लड़ने के लिए गठजोड़ बनाती ही बनाती है। लेकिन यहाँ सवाल दूसरा है। कई बार हम कहते हैं कि सर फुटबॉल हो रही है, झगड़ा है, तो वो तो बड़ी सामान्य बात है, राजनीतिक दल है, झगड़ते ही हैं। लेकिन क्या उनके बीच का ये जो गठजोड़ है वो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगा? क्या हम परिणाम ये देखेंगे कोई सीटें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी क्या? जिन राज्यों में गठजोड़ की हम बात कर रहे हैं, वो चाहे दिल्ली हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सामने मत प्रतिशत के तौर पर किसी ऐसा कोई कैंपेन चला दिया हो, ऐसा कोई जोड़ने का कार्यक्रम चला दिया हो, नए मतदाता कहां से जोड़ रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वहां जाकर ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी, जिसको कहते हैं ना कि आप एक प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को तो ये तक लड़ता है कि ये जो चुनाव है ये उसकी जमीन बचाने की लड़ाई है। क्योंकि अगर अमेठी रायबरेली पर खतरा हो गया, अमेठी पहले ही हार चुके हैं, तो एक तरह से उत्तर प्रदेश में देखें तो यादव परिवार को अपनी सीटें बचानी है, गांधी परिवार को अपनी सीटें बचानी है या बढ़ानी है, उसके अलावा आपको कहां ये गठजोड़ बहुत ज्यादा मजबूत दिखता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब हम कहते हैं कि नहीं ये तो एक अलायंस हो गया, मैंने पहले भी कहा था ये यूपीए के स्वरूप पर जा रहा है, आपने नाम अलग भले रख दिया था। कहां गए नीतीश कुमार, ममता बनर्जी कहां खड़ी हैं, के चंद्रशेखर राव जो शुरुआती मीटिंग्स में थे कहां हैं? तो कुल मिलाकर आप उस स्वरूप से तो हट चुके हैं। लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए, लोकतंत्र में विपक्ष का एक अपना तरीका होता है लड़ने का। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये लड़ाई और अच्छी हो सकती थी अगर ये सामूहिक तौर पर लड़ते दिखते। आज की तारीख में फिलहाल अभी इसका कोई लाभ इनको बहुत बड़ा हो जाएगा, ये मुझे नजर नहीं आता। कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कीर्ति जी, किस तरह से आप देखते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं? एक मैसेज ये जा रहा है कि भाई सिर्फ मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए ऐसे तमाम दल जिनकी विचारधारा आपस में नहीं मिल रही है वो भी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए इंडिया गठबंधन के बैनर तले। इस परसेप्शन को आप जो बनता नजर आ रहा है इसे कैसे तोड़ेंगे, अपने पक्ष में कैसे लाएंगे? देखिए समीर जी, हर्षवर्धन जी के बात से मैं सहमत इसलिए नहीं हूं कि हर्षवर्धन जी जिसको बहुत मजबूत बता रहे हैं, जो लगातार कहते रहे कि एक अकेला सब पर भारी, उसे भी 38 दलों का गठबंधन बनाना पड़ा और ऐसे ऐसे दलों को अपने साथ खड़ा किया जिसके न एक एमएलए है न एक एमपी है। और जिस तरीके से हर्षवर्धन जी कह रहे परसेप्शन का सवाल है, यादव परिवार अपना सीट बचाना चाहता है, गांधी परिवार अपना सीट बचाता है। हर्षवर्धन जी को यह भी बताना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर कि किस तरीके से पिछड़े जाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, किस तरीके से नौकरियों में उनके आरक्षण को पूरी तरीके से नहीं दिया जा रहा। पीडीए का जो फार्मूला है, पीडीए जो समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और इंडिया अलायंस के बारे में जो लगातार परसेप्शन तैयार किया जा रहा था कि गठबंधन टूट रहा है, गठबंधन नहीं बन पाएगा, लगातार हम कहते रहे, लगातार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस बात को कहते रहे कि इंडिया अलायंस मजबूती के साथ गठबंधन करेगा। और देखिए धीरे धीरे उत्तर प्रदेश नहीं, लेकिन देखिए कीर्ति निधि पांडे जी, आपने जिस पीडीए का जिक्र किया, आप लगातार पिछड़ों और दलितों की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे आपकी पार्टी को छोड़कर नया दल बना लेते हैं, तो वहां पर और वो इसी बात का आरोप लगाते हैं कि दलितों की नहीं सुनी जा रही, पिछड़ों की नहीं सुनी जा रही, उनका अपमान हो रहा है और मैं सह नहीं सकता ये। करुणा जी, हाँ, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि पिछड़े नेता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है, पिछड़े नेता अन्य दलों में भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण नहीं मिल पाया। ये बात मैं तो कह ही रहा हूँ, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहा कि उनका आरक्षण दे दिया। वो विद्यार्थी आज भी आंदोलन में थे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी पिछड़े नेता में हैसियत है जो बोल दे उनके पक्ष में, या किसी जो सरकार के अलायंस में क्या किसी पिछड़े नेता की हैसियत है जो बोल दे? चाहे प्रिया पटेल जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, उसकी लड़ाई तो लगातार समाजवादी पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी उसके लिए बोल रही है, इंडिया अलायंस के साथ ही बोल रहे उसके लिए। तो ये सवाल है कि आप अलग हो या कहां खड़े हैं, ये सवाल है कि कौन उनके पक्ष में बोल रहा है। और समाजवादी पार्टी इसी मुद्दे के साथ लगातार उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में
छोटे छोटे पीडीएफ पंचायत करने का काम हम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर पीडीएफ पंचायतें की जा रही हैं और उसके जरिए लोगों तक अपना एजेंडा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पीडीए का नारा और इंडिया गठबंधन का बैनर, इसके तहत आप चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, उसका रुख करना होगा। बीएसपी सांसद रितेश पांडे आज बीजेपी में शामिल होंगे। ये देखिए, बीएसपी के लिए बड़ा झटका। दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में शामिल होंगे रितेश पांडे, जो कि बीएसपी के सांसद हैं। कहां से? अंबेडकर नगर से रितेश पांडे सांसद हैं और वो बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। बीएसपी के 2 और सांसद एनडीए के संपर्क में। ये देखिए, सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और बीएसपी के 4 सांसद समाजवादी पार्टी के संपर्क में, यानी बीएसपी के लिए ये बड़ा झटका इसे माना जा सकता है, बड़ा झटका लगने वाला है। मायावती को बीएसपी के तमाम सांसद अलग अलग दलों का रुख कर सकते हैं आने वाले वक्त में। शुरुआत हो रही है रितेश पांडे से, जो कि अंबेडकर नगर से बीएसपी के सांसद हैं। वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या खबर है? बीएसपी के खेमे में बड़ी सेंधमारी की खबर सामने आ रही है। इतने सारे सांसद अलग अलग दलों के संपर्क में, माजरा क्या है? जी बिल्कुल, वजह यह है कि जीत की गारंटी बीएसपी के जो सांसद हैं उनको ये लगता है कि अगर वो बीएसपी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत तय नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी बीएसपी से उनको टिकट मिलेगा भी, ये भी तय नहीं है। यही वजह है कि जो बीएसपी के जो 10 सांसद है उसमें से ज्यादातर सांसद जो है दूसरे दलों में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज रितेश पांडे 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और संभावना है कि अंबेडकर नगर से बीजेपी उनको चुनाव मैदान में भी उतारे। इसके अलावा श्याम सिंह यादव जो कि जौनपुर से हैं, वो आज राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा उसमें शामिल होने जा रहे हैं, वो भी बीएसपी से सांसद है। इसके अलावा 4 बीएसपी के जो सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और 2 बीएसपी के जो सांसद हैं, जिसमें से एक संगीता आजाद है और एक मलूक नागर है, ये एनडीए के संपर्क में। दरअसल बीएसपी के सांसदों को ये लगता है कि अभी जो जीत देश में जो माहौल है वो बीएसपी के खिलाफ है और ऐसे में बीएसपी के टिकट से वो लोकसभा दोबारा जीत कर नहीं पहुंच सकते। यही वजह है कि वो ऐसे दलों में जाना चाहते हैं, ऐसे दलों को संपर्क करें जिससे कि वो जीत कर फिर से लोकसभा में पहुंच सके। ठीक है, शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद है। बीएसपी सांसद रितेश पांडे बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, अनिला जी, और साथ ही साथ 2 और सांसद एनडीए के संपर्क में हैं। इसे आप क्या मानती हैं? इसको यही मानती हूं कि इन लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। डबल इंजन की सरकार कहां? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो इन लोगों ने उल्टा प्रदेश बना दिया था ना, आज उत्तम प्रदेश बनकर उसकी रेलगाड़ी छकाछक स्पीड रेल जो है चल रही है। लेकिन पूरी खबर सुनी ना आपने, 4 बीएसपी के सांसद समाजवादी पार्टी के संपर्क में भी हैं। अरे आप देखिएगा, जहां पर एनडीए में जगह नहीं मिलेगी तो वही तो जाएंगे समाजवादी पार्टी। अच्छा, आपको लगता है कि सीधे समाजवादी पार्टी? अरे इनका भविष्य क्या है? इनका टूटा तो जयंत चौधरी जी टूट के गए कि नहीं गए? तो सीधी सी बात है, अब कांग्रेस और अखिलेश जी यानी राहुल जी और अखिलेश जी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक, जिनके पास ऑप्शन नहीं है, कीर्ति निधि पांडे जी, जिनके पास ऑप्शन नहीं है वो आपके पास जाने की सोच रहे हैं। देखिए, अनिला जी कह रहे कि जिसके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिनको भविष्य समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ दिख रहा है, वो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, और जिनको अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ दिखेगा वो एनडीए के साथ जाएंगे। और एक है कि डबल इंजन की सरकार छकाछक चल रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती की परीक्षा 60,000 पद, 48 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया। विद्यार्थियों को आंदोलन करना पड़ा पर्चा लीक के लिए, और सरकार के मंत्री कह रहे थे पर्चा लीक हुआ ही नहीं। और तमाम विद्यार्थियों युवाओं के आंदोलन के बाद सरकार को झुकना पड़ा और कहना पड़ा पर्चा लीक हुआ, परीक्षा निरस्त। लेकिन कीर्ति निधि जी, पूरी खबर तो ये भी है ना, पूरी खबर तो ये भी है कि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एसटीएफ इस पूरे मामले में जांच करी, पूरी खबर तो ये भी है। करुणा जी, पूरी खबर यह है कि एसटीएफ जांच करेगी। इसके पहले भी 5-6 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए। एसटीएफ की क्या रिपोर्ट है? कौन सी तैयारी है सरकार की? बार बार पर्चा लीक क्यों हो जा रहा है? क्यों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार? और आज जिसकी परीक्षा निरस्त हुई
6 महीने बाद परीक्षा कराई जाएगी। अगर उसमें जो विद्यार्थी ओवरहेज हो जाएंगे, उसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है? अनिला जी, जवाब देना चाहिए आपको। जो विद्यार्थी कर्ज लेकर के परीक्षा देने आया, ठीक है, जो बसों में धक्के खाया, ट्रेन में जगह नहीं पाया, रात रात भर एक पैर पे खड़ा होकर जो नौजवान परीक्षा देने आया, ठीक है, जल्दी से इस पर आपने, क्योंकि ये मुद्दा, इस मुद्दे का जिक्र किया। अनिला जी, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। जी समीर जी, कल आपने देखा था युवाओं में किस प्रकार से उत्साह था जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने डिक्लेयर किया 6 महीने के अंदर जो है दोबारा परीक्षा होगी। ये उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। यहाँ पर आपको लग रहा है कि अगर 48 लाख जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, अगर कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो क्या गलत हो रहा है? क्या बाहर से भी लोग यहाँ पे उनका सम्मान स्वागत नहीं किया जाता है? उनकी भागीदारी को यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया जाता है? नहीं, लेकिन री एग्जाम की नौबत आई अनिला जी, री एग्जाम की नौबत आई, ये भी तो अपने आप में उन 60 लाख छात्रों के लिए झटका है ना? प्लीज। नहीं, मैं ये कह रही हूँ 48 लाख छात्रों से अगर पेपर लीक हुआ है तो उसको दुरुस्त भी किया गया ना। ये योगी सरकार है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का चलिए ठीक है, अब चलिए ठीक है। तो एक बार फिर से खैर सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर री एग्जामिनेशन का फैसला लिया गया है, लेकिन इन सब के बीच जो मुद्दा है वो लगातार अलायंस को लेकर हो रहा है और बीजेपी के टारगेट का जिक्र हम कर रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्योंकि यूपी का भी जिक्र हो रहा था और यूपी में जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में अब सीट शेयरिंग हो गई है, मसलन आप 17 पर और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन 2017 तो हमको याद है जो 2 लड़के एक बार फिर से साथ में आ गए हैं, उनका साथ 2017 में तो पसंद नहीं आया था। 17 और 24 की बात है, 24 में बहुत सारी चीजें बदली है। जहां तक बात हमारे साथी प्रवक्ता कर रही थी कौरव और पांडव की, तो अहंकार तो रावण को भी बहुत था और वो भी शिव का भक्त था, लेकिन हुआ क्या, पूरा विश्व जानता है हंस क्या हुआ। मामा कंस को भी बहुत अहंकार था और वो भी भक्त थे किसी देवता के, लेकिन हुआ अहंकार जो मोदी जी का है ना वो टूटेगा इस चुनाव में। उत्तर प्रदेश में जो 2 लड़के नहीं, 2 विचार एक साथ आए हैं, जनता की आवाज एक साथ आए हैं, मजदूर किसानों की कहीं ना कहीं जो एक तरह से आवाज है वो एक साथ आए हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा जिस तरह पेपर लीक के अभी घटनाएं हुई हैं, और बहन मायावती जी की जो बात आप कर रहे हैं आप लोग, बहन मायावती जी को अघोषित तौर पे बंधक बनाने का काम भाजपा कर रही है। दलितों की आवाज को बंद करने का काम आरएसएस के इशारे पर हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। बहन मायावती जी आज भी चाहती हैं भाजपा के विरुद्ध, लेकिन मजबूरी है उनकी, क्योंकि उनको बंधक बना लिया गया है, इसलिए उनके एमपी और एमएलए जो है छोड़ रहे हैं। हमें थोड़ी भी इस बात को कहने में गुरेज नहीं है कि दलितों की आवाज को बंधक बनाने का काम भाजपा और आरएसएस शुरू से करती रही, अब नहीं चाहती है कि ऐसी आवाज देश में कहीं पनपे। लेकिन ग्राउंड में जो दलित समाज के लोग हैं वो इस बात को भली भांति समझ रहे हैं और हमारे साथ वो लोग आकर के भाजपा को जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है, कौन गठबंधन कितना मजबूत नजर आ रहा है 2024 के मद्देनजर? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? और वाकई एनडीए के खिलाफ एक मजबूत दावेदारी पेश करता हुआ इंडिया गठबंधन अब आपको नजर आता है सीट शेयरिंग के अभी तक के फॉर्मूले सामने आने के बाद? बिहार भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, वहां की 42 सीटें, महाराष्ट्र भी आप ऐड कर दीजिए, वहां की 48 सीटें, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और उद्धव गुट शिवसेना का। देखिए समीर भाई, अगर आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के सामने या एनडीए के सामने लड़ाई बहुत मजबूत हो गई है तो मैं इसको नहीं मान पाऊंगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो देर से ही सही एकजुट होकर लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ने की स्थिति में ये नहीं है, और उसकी वजह ये नहीं है कि ये साथ में आ गए या कितने लोग छूट गए। दरअसल आप अपनी ताकत कितनी बढ़ा पाते हैं, संसदीय क्षेत्रों में आप कितनी सीटों पर मजबूती से लड़ पाते हैं, वो जमीन कमजोर दिख रही है। और मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस भेंट द्वारका सुदर्शन सेतु की बात हम लोग कर रहे थे, ये भी एक हिंदुत्व और विकास का मॉडल है। देखिए सोनिया जी यूपीए में 2007 में एम्स रायबरेली का प्रस्ताव आ गया था, उसके बाद लटकते पटकते 2013 में शिलान्यास कर पाई, और उसके बावजूद आज जाकर वो पूरी तरह से शुरू होने जा रहा है। ये 2017 में ये पुल का होता है और शुरू हो जाता है। तो हिंदुत्व प्लस विकास, ये बहुत साफ साफ दिखता है। हिंदुत्व प्लस विकास, विकास और साथ ही साथ विरासत का सम्मान, ये जो एजेंडा एक तरफ नजर आ रहा है, उसकी क्या काट होगी इंडिया गठबंधन के पास, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इस सार्थक चर्चा के लिए।